मैं अपने घर में इंतहाई परेशानी के आलम में बैठा था। मेरी बीवी के सर में शदीद दर्द था और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेके चला जाऊं। उसका दर्द तो बस बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ दिनों से सर दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। मेरी बीवी मेरे साथ वाली चारपाई पे सर पे पट्टी बांधे लेटी हुई थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसके सर दर्द से ऐसा लग रहा था कि वो कोई आम दर्द नहीं बल्कि किसी बीमारी का दर्द है। नाज़िया, तुम ज़रा सब्र कर लो, मैंने अपने दोस्त को कॉल की है, वो ज़रूर हमें उधार में कुछ रकम दे देगा। फिर हम अस्पताल चलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा तो वो आंखें मूंद गई। वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी कि मुझे कुछ नहीं है। लेकिन उसकी तकलीफ़ मैं बखूबी देख सकता था, और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि उसके सर में शदीद दर्द है। नवीद, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। बस सर दर्द ही तो है, ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी कुछ देर के लिए होता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। वो मेरा हाथ थामते हुए बोली तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मेरी बीवी बड़ी सब्र वाली थी और उसे मेरा बहुत ख़याल था, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों से तो मुझे मज़दूरी भी नहीं मिल रही थी। जहाँ मैं पहले काम करता था, वहाँ से मुझे ये कह के निकाल दिया गया कि मेरे पास तजर्बा नहीं, और एक और आदमी को रख लिया। उसके पास भी तजर्बा नहीं था और वो तो बिल्कुल भी काम नहीं जानता था, जो मैं पिछले 3 माह से कर रहा था। लेकिन शायद उसकी सिफारिश थी, इसीलिए मुझे उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। वो एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी थी, जो मैं बड़े अच्छे से कर रहा था। इसके बाद भी मैंने कई जगह पे मजदूरियां की, लेकिन लोग 1-2 दिन बाद मुझे निकाल बाहर करते थे। अब तो पिछले 1 हफ्ते से मैं कहीं भी नहीं गया था और मेरी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब तो मुझे ये डर था कि जो सौदा मैंने पिछले माह घर में डलवाया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। नाज़िया, तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। देखना, मुझे कहीं न कहीं से उधार मिल जाएगा। मैंने उसके गाल पे हाथ फेरते हुए कहा तो वो नम निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। नवीद, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप मेरी वजह से परेशान ना हों। मैं ठीक हूँ। अब तो ज़रा ज़रा दर्द भी कम हो गया है। थोड़ी देर बाद मुकम्मल तौर पे ही ख़त्म हो जाएगा। वो मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुन भी रहा था। लेकिन मुझे फिर भी उस पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। उसे मेरे साथ शादी करने के बाद मिला ही क्या था। शुरू से ही मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था और उसके आने के बाद तो हमारा ख़र्चा मज़ीद बढ़ गया। अभी हमारी शादी को सिर्फ 8 माह ही हुए थे और हम ऐसे लगते थे कि जैसे हमारी शादी को कोई 20-25 साल हो गए हैं। हम दोनों में मोहब्बत ना होने के बराबर रह गई थी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुर्बत ही थी। जब इंसान का पेट ही ना भरा हुआ हो तो फिर मोहब्बत कहाँ से होती है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता और मोहब्बत ही सब कुछ होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर पैसे के बगैर क्या हो सकता है। भले ही मोहब्बत भी ज़िंदगी में ज़रूरी है और इसके बगैर भी इंसान खुश नहीं रह सकता, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी मोहब्बत से अपनी बीवी का पेट तो नहीं भर सकता, और ना ही उसकी बीमारी में अपनी मोहब्बत से उसका इलाज कर सकता था। अचानक से मोबाइल पे मुझे दोस्त का मैसेज रिसीव हुआ। वो कह रहा था कि वो थोड़ी देर बाद मुझसे बात करेगा। उसका मैसेज पढ़ के तो मैं खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैंने उससे 2,000 रुपये मांगे थे और ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। भले ही मेरे लिए एक बड़ी रकम थी, मेरे पास तो 1 रुपया भी उस वक्त नहीं था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे दोस्त के पास पैसे हैं और वो 2,000 बड़ी आसानी के साथ दे देगा। मुझसे नाज़िया की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए मैं उसी वक्त कमरे से बाहर निकल आया। मैं सहन में बैठ के अपने दोस्त की कॉल का इंतज़ार करने लगा था और नाज़िया कमरे के अंदर थी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और मेरे दोस्त की कॉल नहीं आई थी। मैंने भी 1-2 मरतबा उसे कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। मैं अभी वहीं पे बैठा ये सोच रहा था कि आखिर मेरा दोस्त मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, कि मेरी बीवी कमरे से बाहर निकल आई। अब उसके चेहरे पर उदासी और दर्द नहीं था और उसके सर पे पट्टी भी नहीं बंधी हुई थी। नाज़िया, ये क्या किया? तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया है? मैंने उसका हाथ थाम के उसे चारपाई पे बिठाया तो वो मुस्कुराने लगी। नवीद, मैं आपसे कह रही थी कि सर दर्द ठीक हो जाएगा, आप तो बिला वजह ही परेशान हो रहे थे। उसकी बात सुन मुझे इत्मीनान आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा खटका भी लग गया। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो दिन में किसी न किसी वक्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका सर फटने लगता है और कभी मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो जाता है। अहमद, आप बैठे, मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। वो ये कहते हुए किचन की तरफ चल दी।
उसने मुझसे कल कहा था कि बस 2-3 दिन का ही आटा रह गया है, मगर अभी तक मैं कोई मज़दूरी या नौकरी तलाश नहीं कर पाया था। मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं मज़दूरी भी कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी अना को बीच में नहीं लाऊंगा और अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। थोड़ी देर बाद वो 2 रोटियां बना लाई और साथ में शक्कर उठा लाई। नाज़िया, ये क्या? तुमने सिर्फ 2 ही रोटियां बनाई हैं? अपने लिए रोटी नहीं बनाई क्या? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे भूख नहीं। मैं समझ गया कि शायद आटा आज ख़त्म हो गया है। मैं 2 रोटियां ही खाया करता था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं पेट भर के खा लूँ और मेरी बीवी बेचारी भूखी रह जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ही चारपाई पे बिठाया और हम दोनों मियाँ बीवी मिल के शक्कर के साथ रोटी खाने लगे। अब रात गहरी हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि वह अपनी चारपाई भी बाहर ही ले आए। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और फिर लाइट भी तो नहीं थी। वह अपनी चारपाई बाहर ले आई तो हम बाहर ही सो गए। कुछ देर तो हम दोनों बातें करते रहे, फिर अचानक शायद उसे नींद आ गई। मैं उससे कुछ पूछ रहा था, मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। वो सो चुकी थी तो मैं भी करवट लेके दूसरी तरफ सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। कल सुबह का खाना कहाँ से आएगा? यही सोच सोच के मेरा दिमाग फटने लगा था। मैंने अपने दोस्त को भी दोबारा कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी कि अगर उसने पैसे न दिए तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। यही सोचते सोचते ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह मेरी आंख आज़ान के वक्त ही खुल गई। मैंने देखा तो नाज़िया सो रही थी। बड़े आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पे एक इत्मीनान था। वो एक साबिर शाकिर औरत थी जिसने आज तक कभी भी मुझे दूसरी औरतों की तरह गुर्बत का दाना नहीं दिया था। मेरे दोस्त अक्सर कहते रहते कि हमारी बीवियां तो बड़ी शिकायतें करती हैं। हालांकि उनकी नौकरियां भी अच्छी थीं और उनके घर का गुजारा भी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी बीवियां शिकायत करती थीं। एक मेरी बीवी थी जिसने आज तक उफ तक नहीं कहा था। कितने दिन हमें फाके करने पड़े। जब मुझे नौकरी के बाद मजदूरी नहीं मिल रही थी, मगर उस वक्त भी उसने कुछ न कहा। यहाँ तक कि अपनी वो अंगूठी उठा के दे दी जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दी थी। मैं वो अंगूठी नहीं बेचना चाहता था और मैंने उसे वो अंगूठी वापस कर दी। वो अंगूठी मैंने उसके लिए बड़ी चाह से बनवाई थी। इसके बाद मुझे मजदूरी मिल गई तो फिर मुझे वो अंगूठी बेचने की नौबत भी ना आई और मैं अब तक खुदा का शुक्र अदा करता था कि वो अंगूठी मेरी बीवी की उंगली में है। मैं उठ के वज़ू करने चला गया। जब मैं वज़ू करके वापस आया तो वो भी उठ चुकी थी। मैंने जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। वो भी वज़ू करके आई और मेरे साथ ही नमाज़ अदा करने लगी। हम मियाँ बीवी दोनों ही 5 वक्त की नमाज़ अदा करते थे, लेकिन कभी कभार मुझ पे डिप्रेशन का हमला होता तो मेरी कोई ना कोई नमाज़ छूट जाती। लेकिन वो तो इतनी साबिर थी कि आज तक कभी भी नाशुक्री नहीं की थी और कभी भी कोई नमाज़ छोड़ी नहीं थी। नमाज अदा करने के बाद मैंने सोचा मैं किसी मज़दूरी के लिए निकल जाता हूँ ताकि आज के खाने का इंतज़ाम हो जाए। मैंने उससे कहा कि वो मेरा इंतज़ार न करे और पड़ोसन से कुछ उधार आटा ले आए, खुद नाश्ता कर ले। वो मेरी बात तो नहीं मान रही थी और कह रही थी कि मैं अभी रुक जाऊँ। वो पड़ोसन से आटा मांग के आती है और मुझे रोटी बना के देती है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसको खुदा हाफ़िज़ कहता हुआ मुँह अंधेरे ही घर से निकल आया। अभी सही तरह से सूरज तुलू भी नहीं हुआ था। मैं अपने इलाके से बहुत दूर निकल आया। वहाँ पर मैंने कुछ अर्सा पहले एक घर बनते देखा था। मैंने सोचा कि शायद मुझे भी वहीं पे कोई काम मिल जाए। जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। मुझे काम नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे उनके पास मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकल के मैं कुछ आगे गया, वहाँ पे भी लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। गर्ज के तरह तरह के काम हो रहे थे, लेकिन कोई भी मुझे काम पे नहीं रख रहा था। दोपहर का थका हारा, भूख से निढाल, बोझल कदमों के साथ जब मैं घर लौटा तो एक और परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। नाजिया फिर सर पे पट्टी बांधे हुए थी। मैं समझ गया कि आज फिर उसके सर में दर्द हो रहा है। उसे देख के मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरी बीवी बेचारी पिछले 15-20 दिन से इस तकलीफ़ से गुजर रही थी और मैं उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। मैं तो दिल ही दिल में खुदा से शिकवा करने लगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो अपनी बीवी को बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम नहीं कर पा रहा, तो उसके पास जाने से भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसीलिए बरामदे में ही बैठ गया। मेरे घर में एक कमरा, किचन और बाथरूम था। कमरे और किचन के आगे छोटा सा बरामदा बना था और बाथरूम घर के कोने में था। छोटा सा ही सहन था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी रहते थे। खुदा ने अभी तक हमें औलाद की नेमत से भी नहीं नवाजा था।
मेरी बीवी को तो औलाद की बहुत ज़्यादा चाहत थी। औलाद की चाहत मुझे भी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पहले अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं और इसके बाद ही इस बारे में सोचूं। अभी तो हम 2 थे, अगर 3 हो जाते तो फिर कहाँ से खर्च पूरा होता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई चोरी चकारी का काम कर लूँ। बहुत से लोग ऐसा काम करते थे और एक मर्तबा तो मेरे एक जानने वाले ने भी कहा कि मैं उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊँ तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हलाल की रोज़ी कमा रहा था और हराम में नहीं पड़ना चाहता था। अब मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आखिर मैं क्या ही करता। मैं मज़दूरी भी करना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे मज़दूर रखने पर भी तैयार नहीं था। मेरी बीवी दर्द से तड़प रही थी। मेरे घर में खाने को कुछ था नहीं। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन खुदे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। लेकिन मुझे अपनी बीवी को इस दर्द में अकेला तो नहीं छोड़ना था ना। मैं इसी वक्त कमरे में गया और उसका सर दबाने लगा। वो मुझे सर दबाने से रोक रही थी। वो कह रही थी कि सर दबाने से उसके सर में मज़ीद दर्द होता है। मैं परेशान था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर से अपने उसी दोस्त को कॉल की तो मेरी खुशकिस्मती कि इस बार उसने मेरी कॉल उठा ली। यार अकरम, मैं तुम्हें कल से कॉल्स पे कॉल्स कर रहा हूँ, तो मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? मैंने सिर्फ तुमसे 2,000 ही तो मांगे थे। कौन सा 2 लाख मांग लिए हैं यार, जो तुम मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते तो फिर मुझे बता दिया होता, ताकि मैं किसी और जगह से इंतज़ाम कर लेता। मैं उदासी के साथ बोला तो वो आगे से माफ़िया मांगने लगा और कहने लगा कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। और फिर आखिर में उसने मुझे खुशी की खबर दी। उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम ढूंढ लिया है और अब मुझे किसी से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसकी बात सुन तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उससे पूछता रहा कि आखिर कौन सा काम है और मुझे क्या करना होगा। क्या मैं वो काम कर भी सकता हूँ या नहीं? मगर वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे मिल के ही बताएगा कि आखिर काम क्या है। मैंने उससे कहा कि मैं कल ही उससे मिलने के लिए आ जाऊँगा। तो वो कहने लगा, नहीं, तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा। मैं तुमसे बड़े आराम से बात करना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हारा घर ही ठीक है। मुझे हैरत का झटका लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वो मुझे घर आके ही बताना चाहता है। लेकिन फिर भी मैं खुश था। मैं उस गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आ चुका था। मैंने सोचा अल्लाह करे कि अब कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर जाए। मेरी बीवी भी वहीं लेटी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नाज़िया, देखा तुमने, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अकरम ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम ढूंढा है और वो कह रहा है कि वो कल आके मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएगा और मुझे कल से ही काम पे चले जाना होगा। बस अब हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। मैं उसके सर का बोसा लेते हुए बोला तो वो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तो वो दर्द से कराहती रही, मगर फिर कुछ ही देर बाद उसका सर दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं अपनी बीवी का ही इलाज कराऊंगा। मुझसे उसकी ये रोज़ रोज़ की बीमारी देखी नहीं जाती थी। वो मेरी गुर्बत की वजह से इस बीमारी को सज़ा के तौर पे भुगत रही थी। वो मुझे मर के भी कबूल नहीं था। अब मुझे बेसब्री से कल का इंतज़ार था। अकरम ने कहा था कि वो दोपहर में आएगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा था। नाज़िया ने मुझसे कहा कि वो पड़ोसन से कुछ आटा उधार ले आई थी और उसने रोटी बना के किचन में रख दी है, मैं जाके खा लूँ। मुझे अपनी बीवी पे बड़ा प्यार आया। वो हर वक्त ही मुश्किल में मेरी मदद किया करती थी और इस बार भी उसने मुझे भूखा नहीं रहने दिया था। अब मैं खुश था और खुशी खुशी ही किचन में आके खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद मैं अपनी बीवी के पास पहुंच गया। उसे भी अब कल का ही इंतज़ार था। अगले कल ही हमारी ज़िंदगी का सारा इन्हिसार था। वक्त तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था, या शायद हम ही ज़्यादा बेसब्री से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। सच ही कहते हैं कि जब कोई वक्त को जल्दी गुजारना चाहे तो वक्त गुजरता ही नहीं, और जब इंसान चाहे कि वक्त रुक जाए तो वक्त पर लगा के उड़ने लगता है। हमारा भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। शाम को नाज़िया ने उसी आटे से रोटी बनाई जो वो पड़ोसन से लाई थी। अब आटा ख़त्म हो चुका था, यानी कि रात और सुबह में ही वो आटा ख़त्म हो गया। अब सुबह का फिर से वही मसला था। लेकिन अब मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी कि मैंने सोचा कल मैं जाके मोहल्ले वाली दुकान से कुछ उधार ले आऊँगा। इसके बाद तो इंशाल्लाह मैं खुद ही कमाने लगूँगा। रात को हमने खाना खाया और पुरसकून नींद सो गए। सुबह उठ के मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही नुक्कड़ की दुकान पे आ गया। वो दुकान हमारे मोहल्ले के ही अंदर थी और वो दुकान वाला अक्सर ही मोहल्लेदारों को कर्ज़ पे सौदे दे दिया करता था। कासिम भाई, मुझे एक दिन के लिए कुछ सौदे उधार दे दें, मैं कल परसों तक आपके पैसे चुका दूँगा। मैंने कासिम भाई से कहा तो वो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे। नदीम, तुम्हारा अभी भी मेरे पास 2,000 उधार रहता है, पहले वो तो चुका लो। बस तुम तो उधार पे उधार लिए जा रहे हो। मेरी भी तो छोटी सी दुकान है, मैंने भी तो अपने घर का गुजारा चलाना होता है।
जाओ भाई कोई और राह देखो। कासिम बोला तो मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा, लेकिन उस वक्त मैं उनकी मिन्नतें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था, ना ही मेरे पास कोई दूसरा चारा था। कासिम भाई आपको अल्लाह का वास्ता बस मुझे 2-3 दिन के लिए उधार दे दें। मैं बोला तो कासिम कुछ खामोश सा हो गया और फिर पूछने लगा क्या चाहिए। मुझे उसकी बात सुन के खुशी हुई। अकरम ने मुझसे कहा था कि वो मुझे एडवांस में भी कुछ पैसे दिला देगा। मैंने उससे थोड़ा सा आटा दाल और घी ले लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। वो सामान 850 रुपये का बना। जब मैं घर पहुंचा तो नाजिया हैरान रह गई। मैं उसे बिना बताए ही आ गया था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और कह दिया कि आज जब मुझे एडवांस में कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं उससे कासिम भाई का पिछला और आज वाला सारा उधार चुका दूंगा। तो वो कहने लगी नदीम, अगर तुम्हें नौकरी न मिली तो हम क्या करेंगे और उधार के पैसे कैसे चुकाएंगे। उसकी बात सुन के तो मुझे भी परेशानी ने आ घेरा, लेकिन मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। नाजिया अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखो, देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। बस तुम खाना बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर आज अकरम ने भी तो आना है। मैंने उससे कहा तो वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई और मैं कमरे में बैठा उसका इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे बाद वो नाश्ता तैयार करके ले आई। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर खाना खाया। आज मैं किसी मज़दूर की तलाश के लिए नहीं गया था। मैं तो इतना खुश हो गया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा काम बस पक्का ही हो गया है। अकरम ने कहा था कि वो मेरे लिए बात कर चुका है और अब बस मुझे काम करना होगा। वक्त गुजरता ही गया। फिर दोपहर भी हो गई। दोपहर को अकरम हमारे घर आया तो मेरी बीवी ने पड़ोसन से थोड़ा सा दूध और पत्ती लेके उसके लिए चाय बना दी। चीनी तो मैं सुबह ही ले आया था। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। अकरम मेरा बहुत पुराना दोस्त था और वो अक्सर ही हमारे घर आता जाता था। मेरी बीवी उससे पर्दा नहीं करती थी। वो मुझे इशारे कर रहा था कि भाभी को बाहर भेजो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नाजिया को बाहर भेजने का कह रहा था। मैंने सोचा कि अब नाजिया को बाहर भेज देता हूँ, बाद में उसे अपने मुंह से सब कुछ बता दूंगा। मैंने नाजिया से कह दिया कि तुम जाके घर के दूसरे काम करो, हमें बात करनी है। तो वो फर्माबरदार बीवियों की तरह फ़ौरन ही वहाँ से उठ के चली गई। अकरम, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम नाजिया की मौजूदगी में नहीं कर सकते थे? तुम बताओ तो सही, मैंने कहा तो वो तमहीद बांधने लगा। नदीम, बात दरअसल ये है कि तुम्हें काम कोई नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसके बाद तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो बोला तो मुझे मज़ीद तजस्सुस होने लगा। अकरम, पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो यार? सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि आखिर काम क्या है? क्या मैं वो काम कर भी सकता हूँ या नहीं? पिछली मर्तबा भी दफ्तर वालों ने मुझे ये कह के निकाल दिया कि मुझे इस काम का तजर्बा नहीं, हालांकि मैं काम भी अच्छा कर रहा था। मैं बोला तो अकरम मुस्कुराने लगा। यार काम तुम्हारे बस का है, लेकिन बस तुम्हें जिगरा बड़ा करना होगा। मैं तो तुम्हारी गुर्बत की वजह से ही तुम्हारे पास से ऑफ़र लाया हूँ। वैसे मैं ये काम खुद नहीं करता, तुम्हें तो पता है मेरे पास नौकरी है। मेरा एक जानने वाला है, वही ये काम करवाता है। मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा, वही तुम्हें काम की सारी तफसील बताएगा। अकरम बोला तो मुझे हैरानगी हुई। मुझे काम नहीं बता रहा था और कह रहा था कि अब एक और शख्स मुझे काम बताएगा। अकरम, आखिर तो मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? मैं जानता हूँ तुम इस काम के बारे में जानते हो, मुझे बता दो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं बोला तो वो खामोश बैठा रहा और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, मुझे कल ही उस आदमी से मिलाएगा और वो आदमी ही मुझे सारा काम सिखाएगा। अकरम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सोचा आज तुम मुझे कुछ एडवांस भी दे दोगे तो मैं अपना उधार चुका दूंगा, मगर अब तुम कह रहे हो कि मुझे कल उस आदमी से मिलना होगा, इसके बाद ही मुझे काम मिलेगा। ये क्या मजाक है यार? मैं थोड़ा गुस्सा होके बोला। मेरे बचपन का दोस्त था और मैं उससे बिला धड़क ही बोल सकता था। वो नाराज़ नहीं होता था। अरे ये भी कोई बात है? उस आदमी ने मुझे 10,000 रुपये एडवांस में दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ। मुझे तो बातों में भूल ही गया। वो जेब में हाथ मारते बोला तो मैं खुश हो गया। वो जेब से 10,000 निकाल के मुझे दे चुका था, जो मैंने अपनी मुट्ठी में छुपा रखे थे। 10,000 तो मेरे लिए 10 लाख के बराबर थे। जब से मेरी नौकरी गई थी मैं तो 1,000 देखने के लिए ही तरस गया था। मैंने सोचा आज जाके ही अपनी बीवी का इलाज कराऊंगा। अब मैंने उससे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मुझे किस घिनौने काम में फंसाया जा रहा है। मैं जिसे अपने बचपन का दोस्त और हमदर्द समझ रहा था, वो तो मेरी बदनामी करवाने पर तोला हुआ था। अकरम ने मुझसे कहा कि मैं कल उससे उसके दफ्तर में मिलूं तो वो मुझे उस आदमी के पास ले जाएगा। मुझे कल की सूली पे लटका दिया गया था, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे पास पूरे 10,000 थे। अकरम जैसे ही मेरे घर से गया तो नाजिया फ़ौरन से कमरे में आ गई। मेरे हाथ में 10,000 रुपये थे, जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नदीम, क्या आपको काम मिल गया है?
कैसा काम है, तनख्वाह कितनी है? वो आते साथ ही सवाल पे सवाल करने लगी थी। नाज़िया भी काम के बारे में कुछ नहीं मालूम। अकरम ने कहा कि वो कल ही मुझे काम की जगह पे ले जाएगा और मुझे एक दूसरे आदमी ने काम देना है। वो एडवांस में 10,000 रुपये दे गया है। तुम बस तैयार हो जाओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं बोला तो वो कुछ हैरान हुई और मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगी। मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो अकरम ने मुझसे कहा था। मैं उसके अलावा तो और कुछ नहीं जानता था। वो भी मेरी तरह ही परेशान हो रही थी, लेकिन जवाब तो उसके पास भी नहीं था। फिर वो तैयार हो गई और हम दोनों डॉक्टर के पास पहुंच गए। हम एक प्राइवेट डॉक्टर के पास आए थे। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी बीवी को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा सकूं, और वैसे भी मैं उसके लिए परेशान था। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में धक्के नहीं खाना चाहता था। मैं जानता था कि वहाँ पे हम गरीबों की बात नहीं सुनी जाएगी। उस डॉक्टर ने कहा कि ऐसे तो कुछ पता नहीं चल सकता, हमें दिमाग का एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं तो समझ रहा था कि बस मामूली सा ही दर्द होगा, लेकिन डॉक्टर तो एक्सरे और मुकम्मल टेस्ट करवाने का कह रहा था। उसने कहा कि हम करीबी लेबॉर्ट्री चले जाएं, वहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। मैं अपनी बीवी को लेके वहाँ पे आ गया। मेरे पास 9,000 रह गए थे। 1,000 तो उस डॉक्टर ने ले लिए थे। जब हम लेबॉर्ट्री पहुँचे तो वहाँ मुझे हैरत का झटका लगा। टेस्ट होने में तकरीबन 8,000 रुपये लगने थे, और इसके बाद अगर कोई अद्वियात लेनी पड़ती तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 1,000 ही रह गया था। लेकिन फिर भी मैंने वो टेस्ट करवा लिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने उनसे पूछा परेशानी की तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। 2 दिन बाद मुझे वहाँ से रिपोर्ट्स उठा के फिर डॉक्टर को दिखानी थी। मैं अपनी बीवी को लेके घर आ गया। नाज़िया ज़्यादा परेशान नहीं थी और मुझे समझा रही थी कि मैं भी ज़्यादा परेशान ना हूँ, लेकिन मैं कैसे परेशान ना होता। न जाने मेरी बीवी को ऐसा क्या मसला था कि एक तो उसके इतने ज़्यादा टेस्ट हुए थे, और फिर ऊपर से हर रोज़ ही उसके सर में दर्द होने लगता था। आज भी जब हम डॉक्टर से वापस आए तो उसके सर में दर्द होने लगा था। उन्होंने कोई दवाई भी नहीं दी थी और कहा था कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई दवाई नहीं दी जा सकती। अब तो मुझे बेसब्री से काम शुरू करने का इंतज़ार था। मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये थे। पहले मैंने सोचा कि जाके दुकान वाले का उधार चुका देता हूँ। फिर मैंने वो 1,000 रुपये अपनी जेब में ही रख लिए। मैंने सोचा जब मुझे दोबारा काम के पैसे मिलेंगे तो मैं दुकान वाले को दे दूँगा। अभी मेरे पास पैसों का होना ज़रूरी था। वो दिन भी गुजर गया। मैंने 1,000 रुपये में से 300 रुपये के सौदे ले लिए, लेकिन अपने मोहल्ले की दुकान से नहीं, बल्कि कुछ दूर से। अगर मैं मोहल्ले की दुकान वाले से सौदा लेता तो वो मेरा 1,000 रुपया भी ले लेता और मुझे सौदा भी ना देता। 1,000 से ज़्यादा मेरा उसके पास उधार था। अब जब मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये रह गए। पहले तो मैं बेचारा बहुत खुश हो रहा था। 10,000 रुपये में तो हमारा महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाना था, लेकिन वो तो एक ही दिन में हाथ की मैल की तरह चले गए। लेकिन फिर भी मैं मुतमईन था कि मेरी बीवी के टेस्ट तो हो गए हैं। अब मुझे बेसब्री से कल का इंतज़ार था। मैं काम पे जाना चाहता था और उसके अगले दिन मैंने अपनी बीवी की रिपोर्ट्स भी उठानी थी। वो दिन भी गुजर गया। जब अगले दिन मैं अकरम के दफ्तर गया तो मुझे एक नई जगह पे ले गया। वो एक अजीब सी बैठक नुमा जगह थी जहाँ पे कुछ अजीब अजीब से लोग बैठे थे। मोटी तोंदों वाले अमीर से लोग, ना जाने वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे थे। एक आदमी ने मुझे और अकरम को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले गया। अकरम ने उस आदमी से कहा कि मुझे काम की सारी तफसीलात बता दे, तो वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। अकरम, क्या तुम सच कह रहे हो? यह आदमी काम करेगा भी या नहीं? ये ना हो कि पैसे लेके भाग जाए। 10,000 तुमने इसे दे तो दिए थे ना? वो आदमी बोला तो अकरम मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने इस मर्तबा अपने आदमी को चुना है। उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम बस इसे काम समझा दो, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से ज़्यादा देर की छुट्टी नहीं मिलती। अकरम ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं उसे रोकना चाह रहा था, मगर मेरे सारे अल्फाज मेरे मुंह में ही दम तोड़ गए। वो आदमी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा था। वो मुझे देख देख के अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था, जैसे मैं कोई आम इंसान ना हूँ या मेरे सर पे सींग लगे हों। भाई साहब, मुझे क्या काम करना होगा, आप मुझे बता दें। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उससे कहा तो वो भी संजीदा होकर बैठ गया। तुम्हें अपनी बीवी के साथ रात वाली वीडियो बनानी होगी। इसमें चेहरा वगैरह नहीं दिखाना, बस वीडियो बना के ले आना। मैं तुम्हें हर वीडियो के 50,000 रुपये दूंगा। बेशक तुम मुझे एक दिन के 2-3 वीडियोस भी दे दो, मैं तुम्हें उसी हिसाब से ही पैसे दे दिया करूँगा। वो आदमी बोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे अपनी इज्जत बेचने का कह रहा था। मैं कैसे ये मान सकता था? लेकिन जब मैंने पैसे सुने तो मुझे भी कुछ लालच आ गया, और वैसे भी वो आदमी कह रहा था कि हमारा चेहरा वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए।
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور دوسرا میں اپنی بیوی کی بیماری سے بھی ڈر رہا تھا۔ نہ جانے اسے ایسی کون سی بیماری تھی جس کے ٹیسٹ پہ ہی 8,000 لگ گئے۔ اس کے علاج پہ نہ جانے کتنے پیسے لگنے تھے۔ میں اپنی بیوی کو یوں مرنے تو نہیں دے سکتا تھا، اور ابھی تو اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی میرے پاس سمارٹ موبائل نہیں ہے تو میں ویڈیو کیسے بناؤں گا؟ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ بھولے بادشاہ، کیمرہ ہم تمہیں خود پرووائڈ کریں گے، تمہیں بس کام کرنا ہے۔ اچھا کام ہوگا، 50,000 سے پیسے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا تو میں خوش ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کیمرہ لے کے گھر پہنچ جاؤں اور انہیں کام کر کے دے دوں تاکہ میرے پاس پیسے آئیں۔ اس غربت سے میں تنگ آ گیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ غربت انسان کی چیخیں نکلوا دیتی ہے۔ میں تو جینا ہی بھول گیا تھا۔ ہم میاں بیوی تو بس ایک لاش کی طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھوکے پیٹ ہم ہر روز ہی سوتے، تھوڑا بہت کھانا ملتا اور وہ بھی ادھار کا ادھار میرے سر پہ چڑھ رہا تھا، اور لوگ اب مجھے تنگ کرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے بھی پہلے ادھار لے رکھا تھا اور اب دکان والے کا بھی ادھار ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی تو کتنے گھروں سے کبھی نہ کبھی چیزیں مانگ کے آتی تھی، عورتیں بھی اسے باتیں سناتی تھیں۔ میرے پاس یہ کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس آدمی نے مجھے کیمرہ دیا اور کہا کہ اسے اس اینگل سے سیٹ کرنا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی کوئی آوازیں آئیں۔ ہمیں اس طرح کی ویڈیو چاہیے، ہم اسے بعد میں اپنی طرح سے سیٹ کر لیں گے، کسی طرح بھی تم لوگوں کا چہرہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات تو میرے لیے اور بھی خوشی کا باعث تھی۔ جب ہماری بدنامی ہی نہیں ہونی تھی تو مجھے کیا پرواہ تھی؟ ویسے بھی میں غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے وہ کیمرہ چلانا سیکھا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں کیمرے کو ایک شاپر میں لے کے آ رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اتنا مہنگا کیمرہ کوئی چھین نہ لے۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ کیمرہ بہت ہی مہنگا ہے، وہ سائز میں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اس بارے میں بالکل بھی نہیں مانے گی۔ وہ 5 وقت کی نمازی ایک نیک خاتون تھی۔ اگر وہ بھوک سے مر بھی جاتی تو وہ یہ کام نہ کرتی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے بھی یہ بات چھپا لوں گا اور اس سے کہوں گا کہ مجھے ایک ایسا کام مل گیا ہے جس میں 1-2 گھنٹے ہی جانا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ 1-2 گھنٹے میں یہ ویڈیو دینے کے لیے آ جاؤں گا اور اس کے بعد سارا دن گھر پہ رہوں گا۔ میں بہت خوش تھا۔ میری تو ساری پریشانیاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اس آدمی نے اب بھی مجھے 50,000 ایڈوانس میں دیے اور کہا تھا کہ 10,000 پہلے میرے پاس ہیں۔ جب میں اسے ویڈیو بنا کے دوں گا تو وہ مجھے 30,000 اور دے گا اور پھر ہماری ایک ویڈیو کے پیسے مکمل ہو جائیں گے۔ جب اس آدمی نے کہا کہ میں 1 سے زیادہ ویڈیو بھی ایک دن میں دے سکتا ہوں تو یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ ایک ویڈیو صرف اور صرف آدھے گھنٹے کی چاہیے تھی۔ میں دن میں 2 ویڈیوز بنانے کا سوچ رہا تھا۔ میں پریشان بھی تھا کہ آخر میں کیمرہ کیسے چھپاؤں گا۔ میری بیوی سمجھدار تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد ہی کیمرے کو دیکھ لے گی، لیکن اب مجھے کسی نہ کسی طرح کیمرہ چھپانا تو تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو وہ یہ کیمرہ دیکھ کے پوچھے گی کہ میں اسے کیوں لایا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کیمرہ تھا۔ میں نے شاپر کو جیب میں ڈال دیا۔ میری جیب اب ذرا بڑی بڑی لگ رہی تھی، لیکن وہ کیمرہ چھپ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو وہ خوش خوش سی دکھائی دی۔ میں اسے کہہ کے گیا تھا کہ آج میں کام کر کے آؤں گا۔ جب میں نے آ کے اسے کام کی خوشخبری دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی کے مارے میرے گلے لگ گئی۔ اسے اتنا خوش دیکھ میری آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا مجھے یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن اسی کام سے ہی تو میری بیوی خوش ہوئی تھی اور اسی کی وجہ ہی سے تو مجھے ایڈوانس میں پیسے ملے تھے۔ اب میرے پاس یہ کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ندیم، آپ کو کیا کام ملا ہے؟ کیا کوئی اچھا کام ہے جس کے اتنے زیادہ پیسے ہیں؟ وہ معصوم سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی تو مجھے چپ لگ گئی۔ ہاں نازیہ، مجھے ایک اچھا کام ملا ہے اور مجھے زیادہ ٹائم جانا بھی نہیں پڑے گا۔ تنخواہ بھی مہینے کی اچھی خاصی ہے۔ بس تم یہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج میں باہر سے کیا کھانا لاؤں؟ میرے پاس 10,000 تھے اور میں نے سوچا کہ میں آج کسی اچھے سے ہوٹل سے کھانا لے آتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو تو باہر ہوٹلوں میں نہیں لے کے جا سکتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ہی جا کے کھانا لے آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اسے چکن بریانی کھانی ہے۔ ہمیں چکن بریانی کھائے ہوئے نہ جانے کتنے مہینے یا سال کے قریب ہو چکا تھا۔ میں اسی وقت ہی گھر سے باہر نکل آیا اور رکشے میں بیٹھ کے شہر کے باہر سب سے بڑے ہوٹل پہ پہنچ گیا۔
वहाँ पर मैंने 3 प्लेट चिकन बिरयानी पैक करवाई। लोग तो हम 2 ही थे, लेकिन फिर भी मैंने 3 प्लेट करवा ली। मुझे भी भूख लग रही थी और मैं जानता था कि वो भी भूख से निढाल होगी। घर आके हम दोनों ने मिल बैठ के ही चिकन बिरयानी खाई। मैंने वो कैमरा छुपा दिया। मेरी बीवी उसे देख नहीं पाई थी। अब मुझे रात का इंतज़ार था। मैंने सोचा कि रात में कैमरे को किसी ऐसी जगह सेट करूँगा कि वीडियो खुद ब खुद ही बन जाएगी। फिर जाके सुबह उसे वो वीडियो दे आऊँगा। रात में मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही मैं वो वीडियो बना पाया। मैंने सोचा आज रात नहीं तो कल रात बना ही लूँगा। 2-3 दिन की ही तो बात थी, वीडियो तो बन ही जानी थी। मैं बहुत खुश था। मेरे पास अब भी 9,000 मौजूद थे। 1,000 की मैं बिरयानी ले आया। सुबह मुझे याद आया कि आज तो मैंने अपनी बीवी की रिपोर्ट्स उठाने के लिए जाना है। मैं सुबह सवेरे ही घर से ये कह के निकला कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स उठाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बीवी को कुछ परवाह नहीं थी। वो कह रही थी देखना कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर का दर्द है और आज तो मेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ। मैंने भी यही दुआ की कि या अल्लाह ऐसा कोई मसला ना हो। सारा रास्ता मैं यही दुआ करता गया। लेकिन जब मैंने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई तो मेरे सर पे आसमान गिर गया। मेरी बीवी को ब्रेन ट्यूमर था और उसका इलाज बहुत महंगा था। उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5-6 लाख का इंतज़ाम करना होगा। इसके बाद ही मेरी बीवी के दिमाग का ऑपरेशन होगा और इसके बाद ही वो ट्यूमर निकलेगा। मैं बोझल कदमों के साथ रिपोर्ट लेके जब घर आया तो मेरी बीवी मुतमईन सी खड़ी थी और कहने लगी कि मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुन मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आए। नदीम, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। प्लीज़ मुझे बचा ले। वो रोते हुए अपना सर मेरे सीने पे छुपा गई। उसको यूं रोता देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। अब तो मेरे लिए ये वीडियो वाला काम बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने कमरे में एक ऐसी जगह पे कैमरा लगा दिया कि जहाँ पे मेरी बीवी की भी नज़र न पड़े और वीडियो भी बन जाए। अब मुझे रात का ही इंतज़ार था। सारा दिन ही मैं घर पे रहा और इतना परेशान रहा कि मेरा अपना सर दर्द करने लगा। मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। इसी वजह से मैंने कैमरा बड़ी आसानी से छुपा लिया। वक्त गुजरता जा रहा था। रात हुई तो हम खाना वगैरह खा के कमरे में आ गए। मैंने अपनी बीवी से कहा आज कमरे में ही सोते हैं। वो कह रही थी कि बाहर सोना है, अंदर गर्मी है। लेकिन मैंने उससे कहा कि आज मेरा अंदर सोने को दिल कर रहा है। मैंने उससे कहा तो वो भी कुछ समझ गई। वो मेरी बीवी थी और मेरे जज्बात समझती थी। वो अंदर आके लेट गई। कैमरा इस एंगल से लगा हुआ था कि हम दोनों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे और मुझे पूरा यकीन था कि मैं आज वीडियो बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। इससे पहले कि हम ऐसा वैसा कुछ करते जो वीडियो रिकॉर्ड होता, मेरी बीवी उठ के चली गई। उसने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आ रही हूँ। वो ये कहते हुए बाहर निकल के आई। जब वो पानी पी के आई तो अंदर आते ही उसकी नज़र अलमारी पे गई। वो कैमरा देख चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नाज़िया इधर आओ, क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उसे बुलाने लगा मगर वो कैमरे को देख रही थी। नदीम देखें यहाँ पे क्या रखा है। उसने हाथ से कैमरा उठाया और मेरी तरफ ले आई। देखें, ये तो मुझे कोई कैमरा लगता है। वो बोली तो मेरे पसीने छूट गए। मैं उसे कैसे सच बताता। अब मेरा ज़मीर एक मर्तबा फिर से मुझे झंझोड़ने लगा। मैं उसे सच नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सका था। फिर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो वो फूट फूट के रोने लगी। नदीम, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरी इज्जत को यूं बाजारों में रोंदने लगे थे। भले ही हम फाकों से मर जाते, मैं बीमारी से मर जाती, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं। वो फूट फूट के रो रही थी। मैंने उसे अपने गले से लगाया तो वो मुझसे दूर हो गई। दूर रहे मुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तो खुद से घिन महसूस हो रही है कि मैं कैसे इंसान की बीवी हूँ। वो बोले जा रही थी और मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही थी। मुझे माफ़ कर दो नाज़िया, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता था और तुम्हें एक बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहता था। लेकिन अब मुझे भी समझ आ गई है कि ये काम ठीक नहीं। मैं मेहनत मज़दूरी ढूंढ लूँगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मगर मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं कल ही उस आदमी को जाके ये कैमरा वापस दे आऊँगा। मैंने अपनी बीवी से कहा तो वो कहने लगी कि उसे आप वापस कराएं, भले ही मैं इस बीमारी में मर जाऊँ। इससे अच्छे मुझे मौत मंजूर है। मैं अपनी इज्जत को यूं ज़माने भर में रुस्वा नहीं करवा सकती। आप जानते भी हैं ये लोग इन वीडियोस के साथ क्या करते हैं। बेशक हमारे चेहरे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम इसके अंदर मौजूद तो होते हैं ना। अब तो मुझे ये डर है कि इसमें मेरा चेहरा छुप गया होगा। आप इस कैमरे को तोड़ दें। वो ज़िद कर रही थी, मगर मैं वो कैमरा कैसे तोड़ सकता था।
वो इतना महंगा था और मैं पहले ही 20,000 उधार में ले चुका था। मैंने अपनी बीवी से परेशानी का इजहार किया तो उसने अपने हाथ से वही सोने की अंगूठी उतार के दे दी और कहा कि इसे बेच के आधा उधार चुका दें, लेकिन आप ये काम मत करें। सारी रात ही वो मुझसे नाराज़ रही। मैंने उसे समझाया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे मुकम्मल तौर पे राज़ी नहीं हुई थी। सुबह सवेरे मैं उस आदमी को वो कैमरा दे आया और उससे कह दिया कि खुदा का वास्ता, अगर इस पे मेरी बीवी की तस्वीर छप गई हो तो उसे ख़त्म कर देना, हमें ये काम नहीं मंजूर। मैंने उस आदमी के पास आने से पहले अंगूठी बेच दी थी और उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। मैंने उसको 20,000 दिए और फिर वहाँ से निकल आया। अभी मैं उस बैठक से बाहर ही निकला था कि एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। उनके चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। वो कहने लगे, बेटा तुम तो अच्छे घर के मालूम होते हो, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनकी बात सुन मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताया। मैं रो रहा था। एक अनजान शख्स को मैंने अपने दिल का हाल सुनाया और अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था। उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और एक बहुत बड़े बंगले पे ले गया। उसने कहा, मेरी कोई औलाद नहीं, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? उस आदमी ने कहा तो मैं उसके गले से लग गया। मैं बहुत खुश था। खुदा ने मुझे उस दलदल से बचा लिया और अब मेरी बीवी का इलाज भी होने वाला था। जब मैं घर पहुंचा और अपनी बीवी को सब कुछ बताया तो वो भी रोने लगी और कहने लगी कि देखा, खुदा ने हमारे बारे में क्या सोच रखा था और हम क्या करने वाले थे। बेशक खुदा बड़ा कारसाज है। कुछ ही दिनों में मेरी बीवी का ऑपरेशन भी हो गया। अब हम उस आदमी के साथ ही, जिसे मैं अपना बाप समझता था और बाप ही कहता था, कि घर में रहते थे। मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो चुका था और अब हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सच ही कहते हैं कि जब हम किसी बुराई से रुकते हैं तो खुदा हमारी मदद ज़रूर करता है।